हेलो फ्रेंड, आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गुजरात के चालुक्य वंश। गुजरात या अहिनवाड़ के चालुक्य वंश, कुछ भी नाम दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के चालुक्य वंश BA सेकेंड ईयर के लिए आज का ये वीडियो है। जहाँ तक गुजरात के चालुक्य वंश की बात है तो ये गुजरात या अहिनवाड़ में शासन किया करते थे। और इनकी उत्पत्ति की बात है तो इनकी उत्पत्ति ये कहा जाता है कि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से ही इनकी भी उत्पत्ति होती है। वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ से जो है गुजरात के चालुक्य वंश की उत्पत्ति हुई। इसे एक और नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कभी कभी गुजरात के चालुक्य वंश नाम नहीं देगा तो क्या देगा, तो इसकी जगह जो है दूसरा नाम क्या देगा, सोलंकी वंश। सोलंकी वंश, ठीक है। तो मान लीजिए गुजरात के चालुक्य वंश नाम देगा या नहीं दे तो उसकी जगह नाम देगा सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश नाम दे या चालुक्य वंश एक ही है। लेकिन चालुक्य वंश की बात करेगा तो जैसे कल्याणी के चालुक्य अलग हैं, वेंगी के चालुक्य अलग हैं, वातापी के चालुक्य अलग हैं और ये गुजरात के चालुक्य अलग हैं। तो सारे चालुक्य अलग हैं। एक साथ नाम जान लेते हैं कहाँ कहाँ के चालुक्य वंश हैं। तो पहला है वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, और गुजरात। ठीक है, तो ये सारे चालुक्य वंश हैं, एक साथ लगे हाथ सभी को जानते रहिएगा। वेंगी के चालुक्य राजवंश अलग हैं और वातापी के चालुक्य राजवंश ये भी बिल्कुल अलग हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश ये भी अलग हैं और गुजरात के चालुक्य वंश ये भी अलग हैं। तो ये सारे राजवंशों के बारे में जानते रहिएगा, कभी भी अगर आप कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने लगे हाथ इनके बारे में बता दिया। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये चालुक्य वंश कहाँ के हैं। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। जब भी अगर इनका नाम देगा तो चालुक्य वंश गुजरात के लिख के देगा या तो सोलंकी, ठीक है, गुजरात के सोलंकी वंश। रही बात इनकी उत्पत्ति की तो हमने बताया कि इनकी भी उत्पत्ति कैसे हुई है, अग्निकुंड से। अग्निकुंड से, ठीक है, आबू पर्वत पर किए गए वशिष्ठ ऋषि के द्वारा जो है जो एक यज्ञ किया जाता है, उसी यज्ञ के हवन कुंड से इनकी भी उत्पत्ति मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि चालुक्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निकुंड से या यज्ञ के द्वारा। चाहे अग्निकुंड दे दे चाहे यज्ञ के द्वारा दे दे। मान लीजिए कभी कभी अग्निकुंड नहीं देगा तो यज्ञ से, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यज्ञ। चाहे यज्ञ दे चाहे अग्निकुंड, दो में से एक देगा। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति हुई। जहाँ तक इनके संस्थापक की बात है कि गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इस वंश का जो संस्थापक होता है, संस्थापक, किसी भी राजवंश के संस्थापक के बारे में विशेष रूप से जानना अति आवश्यक होता है। तो इस वंश का जो संस्थापक होता है उसका नाम होता है मूलराज। क्या नाम होता है, तो मूलराज। इस वंश का संस्थापक कौन था, तो इस वंश का संस्थापक शासक का नाम था मूलराज। ठीक है, ये तो रहा इनके संस्थापक की बात। अब इस वंश के बारे में जरा सा ये देख लेते हैं कि इनके इतिहास जानने के वो साधन कौन कौन से हैं या वो ऐसे माध्यम कौन कौन से हैं जिनसे जो है इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इतिहास जानने के साधन, ठीक है, इतिहास जानने के साधन। तो पहले आइए साधन में देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य।
ठीक है, तो इतिहास जानने के साधन में पहले साहित्यिक साक्ष्य देखते हैं। हेमचंद ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था द्वाश्रय काव्य। हेमचंद के द्वाश्रय काव्य। द्वाश्रय काव्य किसकी रचना है अगर पूछे तो हेमचंद, इन्होंने ये लिखा था द्वाश्रय काव्य। इससे जो है चालुक्यों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। द्वाश्रय काव्य से जो है चालुक्य वंश की राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद बात करें तो मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से भी चालुक्यों की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, इनकी सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि। और अगला है सोमेश्वर के कीर्ति कौमुदी से। ठीक है, तो ये सोमेश्वर के कीर्ति कौमुदी से जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे जो है ये इनके चालुक्य वंशी जो शासक होता है जयसिंह सिद्धराज, उसके बारे में हमें विवरण प्राप्त होते हैं। सोमेश्वर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कीर्ति कौमुदी। और अगला है जयसिंह सूरी का कुमारपाल। ठीक है, तो इससे भी जयसिंह का कुमार भूपाल चरित, जयसिंह का कुमार भूपाल चरित, ठीक है, जयसिंह का कुमार भूपाल चरित। और इससे भी जो है चालुक्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, भीमदूती के बारे में भी इसने उल्लेख किया है। कुमार भूपाल चरित में कुमार पाल के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसकी गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जानते रहिएगा, इनकी जानकारी का एक प्रमुख माध्यम है। ठीक है, और कुछ मुस्लिम इतिहासकारों के विवरण से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इब्न उल अतहर मुस्लिम इतिहासकार हैं। इब्न उल अतहर, इब्न उल अतहर अली, इससे भी जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हसन निजामी ने भी इनके बारे में विशेष रूप से जानकारी दी है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, हसन निजामी के विवरण से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक और मुस्लिम इतिहासकार है अलग दिरजी से भी इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये मुस्लिम इतिहासकार हैं जिन्होंने तुर्कों प्लस चालुक्यों के बीच, ठीक है, तुर्कों और चालुक्यों के बीच हुए युद्ध के विवरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
तो अगर ये कहे कि तुर्कों और चालुक्यों के बीच में हुए जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मुस्लिम इतिहासकार हैं इब्न उल अतहर अली, हसन निजामी और अलग दिरही, इन लोगों ने जो है इन दोनों के बीच में हुए युद्ध के बारे में हमें जानकारी दी है। तो ये जानते रहिएगा, जब भी इन दोनों की युद्ध की बात आएगी तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो मुस्लिम इतिहासकारों के विवरण से जो है इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और कुछ अभिलेखित साक्ष्य भी हैं जिनसे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें कुमारपाल का वाडनगर प्रशस्ति, कुमारपाल का वाडनगर प्रशस्ति, वाडनगर प्रशस्ति ये कुमारपाल का है, और तलवाड़ा लेख, ठीक है, कुमारपाल का वाडनगर प्रशस्ति तथा तलवाड़ा लेख, तो ये जानते रहिएगा वाडनगर प्रशस्ति और तलवाड़ा लेख से। ये वाडनगर प्रशस्ति के बारे में पूछे किसका है तो आप बता सकते हैं कि वाडनगर प्रशस्ति जो है ये कुमारपाल का है। किसका है? तो कुमारपाल का वाडनगर प्रशस्ति है। तथा तलवाड़ा लेख से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इनके साहित्यिक साक्ष्य रहे और कुछ विदेशी मुस्लिम तुर्कों के विवरण रहे तथा कुछ अभिलेखित साक्ष्य, ये इनको हम अभिलेखित साक्ष्य के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे अभिलेखित साक्ष्य। ये अभिलेखित साक्ष्य हो जाएंगे। अभिलेखों से मिलने वाला जो विवरण होगा वो ये होगा, वाडनगर प्रशस्ति और तलवाड़ा लेख, ये दोनों अभिलेखित साक्ष्य हो जाएंगे। और साहित्यिक साक्ष्य की बात आएगी तो साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत ये मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि हो जाएंगे, हेमचंद के द्वाश्रय काव्य हो जाएगा, सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी हो जाएगा, जयसिंह का कुमार भूपाल चरित। ठीक है, ये साहित्य के अंतर्गत आएंगे। तो इन सभी के विवरण से जो है चालुक्य राजवंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो किसी भी राजवंश के बारे में जानकारी का सबसे पहला जो प्रमुख स्रोत होता है उसकी चर्चा की जाती है। तो हमने अभी इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के साधन के बारे में चर्चा करी। अब आगे देखते हैं आगे इनके राजनीतिक इतिहास की अब बात करते हैं, आगे देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, सोलंकी वंश या चालुक्यों के राजनीतिक इतिहास की। राजनीतिक दशा या इतिहास। ठीक है, तो राजनीतिक दशा या राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं। तो इसमें इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है, संस्थापक, वो होता है मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम ये इस वंश का संस्थापक शासक होता है। तो जहाँ तक मूलराज प्रथम की बात है तो मूलराज प्रथम के बारे में ये कहा जाता है, कादी लेख में इसे सारस्व मंडल का विजेता कहा गया है। कादी लेख में इसे सारस्व मंडल का, सारस्व मंडल का इसे विजेता कहा गया है। ठीक है, कादी लेख में इसे सारस्व मंडल का विजेता कहा गया। ये कहा गया कि इसने अपने बाहुबल से जो है, अपने पराक्रम से जो है इसने सारस्व मंडल को जीत कर उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि सारस्व मंडल को किसने जीत कर अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था तो हो जाएगा ये मूलराज प्रथम।
ठीक है। तथा इसने इसके अलावा जो है सौराष्ट्र का मतलब समझते हैं, सौराष्ट्र तथा कच्छ। सौराष्ट्र मतलब हो जाएगा गुजरात, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं गुजरात। सौराष्ट्र यानी गुजरात तथा कच्छ को जीतकर अपने साम्राज्य में इसने मिलाया है, ठीक है। तो गुजरात और कच्छ के क्षेत्रों को इसने जीतकर इसे अपने साम्राज्य में मिलाते हैं। ठीक है। तो अगर ये कहे कि गुजरात के सोलंकी वंश का ऐसा कौन सा प्रथम शासक होता है जिसने गुजरात सौराष्ट्र प्लस कच्छ की विजय की, उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला है, तो ये मूलराज प्रथम होता है। इस वंश का पहला जो शक्तिशाली शासक होता है जिसने सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में इसे आत्मसात कर लेता है, मिला लेता है, ठीक है। और इसने आबू पर्वत ये कहाँ है, तो आबू पर्वत जो है ये कहाँ है, राजस्थान में है। तो इसने आबू पर्वत के परमार शासक धरणी वराह, इसने आबू पर्वत के परमार शासक धरणी वराह नाम याद रखिएगा, ये नाम इसलिए लिख दे रहे हैं धरणी वराह। ये किस वंश का शासक होता है, तो परमार वंश का शासक होता है। तो इसने आबू पर्वत के पास परमार वंशी शासक धरणी वराह को पराजित कर दिया था, ठीक है। धरणी वराह को इसने पराजित कर दिया। आदि वराह इसने आबू पर्वत के परमार वंशी शासक धरणी वराह को पराजित कर दिया था। अगर ये पूछा जाए कि धरणी वराह को किसने पराजित किया था, तो ये हो जाएगा मूलराज ने ही इसे पराजित कर दिया था और इसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। परंतु इसके बाद परमार वंश का जो अगला शासक होता है, धरणी वराह के बाद जो परमार वंश का अगला शासक होता है जिसका नाम होता है परमार वंशी राजा मुंज। तो परमार वंशी शासक मुंज होता है और मुंज और चौहान वंशी शासक परमार वंशी राजा मुंज, इसका पूरा नाम होता है वाकपति मुंज। परमार वंशी राजा वाकपति मुंज तथा चौहान वंशी शासक, चौहान वंशी जो शासक होता है जिसका नाम होता है विग्रहराज। चौहान वंशी शासक विग्रहराज से ये पराजित हो जाता है, ठीक है, जिससे इसके मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आ जाती है, ठीक है। और कुछ विद्वानों ने तो ये कहा कि इसी विग्रहराज चतुर्थ के विरुद्ध ही लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो किसके विरुद्ध लड़ते हुए ये मारा जाता है, तो विग्रहराज, ठीक है, विग्रहराज के विरुद्ध जो है ये लड़ते हुए मारा जाता है, ये जानते रहिएगा। विग्रहराज ने ही इसे मार डाला था। तो पूछा जा सकता है कि किसने इसे पराजित करने के बाद मार डाला था, तो ये हो जाएगा आपका विग्रहराज। विग्रहराज ने इसे पराजित करके मार डाला था। देखिए कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा यहाँ हम आपको क्लियर करा दें, विग्रहराज द्वितीय होगा क्योंकि इसमें चौहान वंश में कई सारे राजा हुए हैं जो विग्रहराज प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हुए हैं। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए ऑप्शन में दो तीन ऑप्शन दे रहा है, विग्रहराज प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो इसलिए लगे हाथ ये दे रहे हैं। विग्रहराज द्वितीय होता है, इसने ही जो है मूलराज प्रथम को पराजित करके इसे मार डाला था। ठीक है, और मूलराज प्रथम के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है चामुंड राय। मूलराज प्रथम के बाद अगला शासक होता है चामुंड राय। ये गुजरात के चालुक्य वंश का अगला शासक होता है। चामुंड राय जानते रहिएगा, इस वंश का अगला शासक होता है। इसने धारा के परमार साधक सिंधु राज को पराजित किया था। इसने धारा परमारों की राजधानी हुआ करती, धारा के परमार वंशी शासक परमार वंशी शासक सिंधुराज को पराजित किया था। इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने पिता विग्रहराज द्वितीय के पराजय का, इसने जो परमार वंशी राजा मुंज ने पराजित किया था, उस पराजय का इसने बदला ले लिया चामुंड राय ने। इसने धारा के परमार वंशी शासक सिंधुराज को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद जो है उनसे अपने पिता के जो इसके पिता इससे पराजित हो गए थे उसका इसने बदला ले लिया था। तो इस प्रकार से ये जानते रहिएगा कि चामुंड राय इस वंश का, चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है। इसने कलचुरी नरेश कुक्कल द्वितीय, इसी के समय चामुंड राय के समय में ही कलचुरी नरेश कुक्कल द्वितीय, ठीक है, कुक्कल द्वितीय ने इसके ऊपर आक्रमण किया, और ये कहा गया कि चामुंड राय कुक्कल द्वितीय से, कलचुरी शासक कुक्कल द्वितीय से पराजित हो जाता है। ठीक है, कुक्कल द्वितीय से ये पराजित हो गया था। ये जानते रहिएगा, जब ये अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ये कलचुरी नरेश कुक्कल द्वितीय से ये पराजित हो जाता है। इसको कुक्कल द्वितीय के विरुद्ध पराजय का सामना करना पड़ा। इसके दो पुत्र थे, एक बल्लभ राज, दूसरा दुर्लभ राज। चामुंड राय के दो पुत्र थे, पहला वल्लभ राज, वल्लभ या बल्लभ राज, पहला वल्लभ राज और दूसरा होता है चामुंड राय, दुर्लभ राय। ठीक है, वल्लभ राय होता है और दूसरा होता है दुर्लभ राय। दो पुत्र होते हैं, लेकिन इसके जीवन काल में ही, इसके पहले पुत्र वल्लभ राज की इसके जीवन काल में ही मृत्यु हो जाती है। तो जब इसके पुत्र वल्लभ राज की इसके जीवन काल में, चामुंड राय के जीवन काल में इसके बड़े पुत्र वल्लभ राय की मृत्यु हो जाती है, तो इसके मरने के बाद इसके शासन सत्ता का उत्तराधिकारी कौन होता है? दुर्लभ राय। तो चामुंड राय के बाद अगला जो शासक होता है जिसका नाम होता है दुर्लभ राय। ठीक है, दुर्लभ राय शासक बना। इसने लाट प्रदेश के कीर्तिपाल को पराजित किया था। दुर्लभ राय ने लाट प्रदेश के, लाट ये भी गुजरात में ही है, लाट प्रदेश के कीर्तिपाल, लाट प्रदेश के शासक कीर्तिपाल, कीर्तिपाल कीर्तिपाल, ठीक है, ये जानते रहिएगा। इसको हम गोला कर दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। लाट प्रदेश के शासक कीर्तिपाल को इसने पराजित किया था दुर्लभ राय। ये इसकी एक उपलब्धि है। ठीक है, और उसके बाद इसकी अन्य उपलब्धि के बारे में विशेष हमको जानकारी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो दुर्लभ राय के बाद ये कहें इस वंश में अगला एक शक्तिशाली शासक होता है जिसका नाम होता है भीमदेव प्रथम। ठीक है, तो आइए इसके बाद आगे चर्चा करते हैं अगले शासक भीमदेव प्रथम के बारे में। आइए अब आगे देखते हैं। अगला शासक दुर्लभ राज के बाद
ठीक है। दुर्लभ राज के बाद देखते हैं इसका जो अगला शासक होता है, दुर्लभ राज का भतीजा होता है जो अगला शासक होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है भीमदेव प्रथम। इसका जो भतीजा होता है इसका नाम होता है भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम अगला शासक होता है सोलंकी वंश का। ये क्या है, भीमदेव प्रथम सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है, सबसे शक्तिशाली शासक। देखिए यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि गुजरात का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो ये हो जाएगा भीमदेव प्रथम, ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है और ये कहा जाता है इसका जो संघर्ष होता है, या यूँ कहें कि इसका जिससे संघर्ष युद्ध होता है तो वो होता है परमारवंशी शासक। परमारवंशी शासक, परमारवंशी शासक होता है भोज, ठीक है। परमार वंश का एक ये भी शक्तिशाली शासक होता है भोज। इसने परमारवंशी शासक के खिलाफ एक संघ बनाया, परमारवंशी राजा भोज के खिलाफ इसने संघ बनाया और संघ में इसने कलचुरी शासक, कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण, ठीक है। तो कलचुरी शासक इसने एक परमारवंशी राजा भोज के खिलाफ एक संघ बनाया और संघ में इसने कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण को अपने साथ ले लेता है। तो दोनों ने मिलकर जो है, लक्ष्मीकर्ण और भीमदेव ने मिलकर जो है भोज के ऊपर जो है आक्रमण किया और ये कहा जाता है इस आक्रमण में भोज पराजित हो जाता है और इसकी राजधानी धारा नगरी, इसकी राजधानी होती है धारा नगरी, धारा नगरी। इसकी राजधानी धारा नगरी को इन दोनों ने खूब लूटा और अतुल संपत्ति प्राप्त करी धारा नगरी से। अतुल संपत्ति प्राप्त करने के बाद जब ये लोग वापस यहाँ से आने लगे तो संपत्ति के बंटवारे को लेकर, संपत्ति के बंटवारों के लेकर भीम प्रथम और कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के बीच में युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि भीमदेव प्रथम ने कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया और इसने कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण को भी पराजित कर दिया, ठीक है। तो परमारवंशी शासक भोज को तो इसने एक संघ बनाकर पराजित किया था, लेकिन कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण को जो है संपत्ति बंटवारे को लेके, संपत्ति बंटवारे को लेकर युद्ध, ठीक है, लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको। संपत्ति जो यहाँ से धारा नगरी से इन लोगों ने संपत्ति लूटी, उसी संपत्ति के बंटवारे को लेकर लक्ष्मीकर्ण और भीमदेव के बीच में संघर्ष होता है और उस संघर्ष में जो है इसने कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण को पराजित कर दिया, ठीक है, और इस संपत्ति पे जो है अधिकार कर दिया। तो ये जानते रहिएगा। तो ये अपने वंश का एक आयोजित सबसे शक्तिशाली शासक होता है कलचुरी शासक भीम, ठीक है। तो ये अपने वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ और इसने सिंधु के राजा हम्मुक को भी पराजित किया था, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा सिंध का एक राजा होता है जिसका नाम होता है सिंध के शासक हम्मुक, नाम याद रखिएगा। सिंध का शासक होता है। इसने जब यहाँ से जो है यहाँ से निवृत्त होने के बाद इसने जो है सिंधु के शासक हम्मुक की तरफ ध्यान दिया और इसको भी इसने पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से सिंध का क्षेत्र भी अब इसके अधीन आने लगा, ठीक है। और इसी के समय भीमदेव प्रथम के समय में ही महमूद गजनवी ने इसके
गुजरात पर आक्रमण किया। तो जब गुजरात पर आक्रमण किया महमूद गजनबी ने, तो भीमदेव ने बड़ी सावधानी का परिचय दिया, और सावधानी का परिचय देने के बाद ये उसका सामना नहीं किया, बल्कि जो है ये वहाँ से हट जाता है। और उसके बाद महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर ये भगवान शंकर को अर्पित है, याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर पूछ सकता है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता का है, तो शिव से संबंधित है, भगवान शंकर का है, शिव का मंदिर है, ठीक है। तो जानते रहिएगा, भगवान शंकर का मंदिर है सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर को जो है महमूद गजनबी, ये तुर्क आक्रमणकारी होता है, तुर्क आक्रमणकारी, और इस तुर्क आक्रमणकारी ने जो है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, और सोमनाथ मंदिर के लूट के धन को जब ये लूट कर वापस चला जाता है, मूर्ति को भी तोड़ दिया था। उसके बाद भीमदेव प्रथम ने जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महमूद गजनबी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः जो है निर्माण किसने कराया, तो भीमदेव प्रथम ने इसने पुनः निर्माण कराया। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर का इसने पुनः निर्माण कराया, यूँ कहे तो जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है, रिमूव करवाया, टूटे हुए पार्ट को इसने फिर से बनवाया। तो ये जानते रहिएगा जब भी पूछा जाएगा। इसने इसका एक सामंत होता है, भीमदेव प्रथम का एक सामंत होता है विमल शाह, ठीक है, विमल शाह, जिसने विमल शाह, इसने आबू पर्वत पर विमल शाह इसका सामंत होता है। इसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। जैन मंदिर बड़ा फेमस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था। तो ये इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया, मान लीजिए विमल शाह का नाम नहीं देता तो दे देगा भीम प्रथम, ठीक है, गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम। और चूंकि इसी के शासनकाल में इसके सामंत विमल शाह ने बनवाया है इस मंदिर को। और अगर ऑप्शन में ये दे देगा कि भीम प्रथम भी रहेगा, भीमदेव प्रथम, और इसके सामंत विमल शाह का भी नाम होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विमल शाह। क्योंकि विमल शाह इसका जो सामंत था, इसी ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर को दिलवाड़ा के जैन मंदिर का इसने निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, जब भी आपसे यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा बनता है और पूछा जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस वंश का एक शक्तिशाली शासक सिद्ध होता है भीमदेव प्रथम, ठीक है। तो भीमदेव प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। भीमदेव प्रथम के बाद अगला इसका जो शासक होता है कर्ण होता है, ठीक है। भीमदेव प्रथम के बाद अगला शासक होता है कर्ण। गुजरात के चालुक्य वंश का अगला शासक होता है कर्ण। कर्ण के बारे में कहा जाता है यह एक निर्बल शासक होता है, इसकी किसी भी विशेष उपलब्धि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। और कर्ण के बाद ये कहा जाता है कर्ण एक निर्बल शासक होता है, इसकी किसी विशेष उपलब्धि के बारे में हमें पता नहीं चल पाता। तो ये कहा जाए कि कर्ण के बाद जो है इस वंश का अगला जो शासक होता है कर्ण के बारे में एक उपलब्धि है, जरा से उसको देख लेते हैं। कर्ण के बारे में ये कहा जाता है, इसकी एक उपलब्धि ये है कि इसने परमार वंश का एक शासक होता है, ठीक है। परमार वंश का एक शासक होता है जिसके नाम के बारे में नहीं उल्लेख हुआ है। तो ये कहा जाता है कि इसने परमार वंश के किसी शासक को पराजित किया था। परमार वंश के
किसी शासक को इसने पराजित किया था, ठीक है, उसका नाम नहीं मिल पाता, शासक को पराजित किया। तो हो सकता है कि जिस परमार वंशी शासक को कर्ण ने पराजित किया हो, ठीक है, जिस परमार वंशी शासक को कर्ण ने पराजित किया हो वो परमार वंश का एक निर्बल शासक रहा होगा, ठीक है, इसीलिए इतिहास में उसका नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। अगर ये शक्तिशाली शासक होता तो इसके नाम, इस वंश के साथ इसका नाम जरूर होता, लेकिन ये हो सकता है कि एक निर्बल शासक हो, इसीलिए इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, ठीक है। जहाँ तक इसके राजनीतिक इतिहास के बारे में बात है तो राजनीतिक इतिहास के बारे में विशेष उल्लेख नहीं हुआ है। ये कहा जाता है इसने चौहान के नाडोलों को भी चुनौती दी थी, ठीक है, लेकिन राजनीतिक इतिहास के बारे में विशेष उल्लेख नहीं हो पाता, जबकि इसके सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में, ठीक है, उल्लेख मिलता है। इसकी वास्तुकला के बारे में थोड़ा सा उल्लेख मिलता है। कर्ण के बारे में कहा जाता है, इसकी वास्तुकला के बारे में कहा जाता है किसने कर्णावती नामक नगर बसाया, कर्ण ने कर्णावती नामक नगर बसाया। नगर बसाया तथा कर्णेश्वर नामक मंदिर का भी निर्माण कराया था इसने। ठीक है, तो कर्णावती नामक नगर बसाया, कर्णेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया इसने, और एक इसने कर्ण सागर नामक तालाब का निर्माण कराया था। तो अगर पूछे कर्णावती नामक नगर बसाया इसने, कर्णेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कराया, कर्ण सागर नामक एक तालाब का इसने निर्माण कराया था, कर्ण सागर। तो इसकी राजनीतिक गतिविधियों की अपेक्षा इसके वास्तुकला के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जानते रहिएगा जब ये पूछा जाए आपसे कि कर्णावती नामक नगर किसने बसाया था, तो ये चालुक्य वंशी शासक कर्ण ने बसाया था, ठीक है। कर्णेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये भी पूछा जाएगा तो हो जाएगा इसका कर्ण, ठीक है। तो ये सारी निर्माण कार्यों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसके बाद इस वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है जिसका नाम होता है जयसिंह सिद्धराज। तो आइए अब आगे देखेंगे जयसिंह सिद्धराज के बारे में। जयसिंह सिद्धराज, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं जयसिंह सिद्धराज के बारे में। आइए अब आगे देखते हैं जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज, जहाँ तक जयसिंह सिद्धराज की बात है तो ये कहा जाता है यह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, और इस वंश का ये भी शक्तिशाली शासक होता है। इसका परमार वंशी शासक यशोवर्मन परमार वंश का शासक होता है। परमार वंश के शासक यशोवर्मन, यशोवर्मन को इसने पराजित किया था, ठीक है। ये परमार वंश का शासक होता है, यशोवर्मन को इसने पराजित किया। ठीक है, परमार वंश के शासक इसने यशोवर्मन को पराजित किया था। जब भी अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि परमार वंश के शासक यशोवर्मन को इसने पराजित किया था, ठीक है। और इसका चंदेल शासक, चंदेल, ये बुंदेलखंड में शासन करते थे। बुंदेलखंड के चंदेल वंशी शासक मदन पाल होते हैं, ठीक है। मदन पाल को भी इसने पराजित किया था, ठीक है। तो जब कभी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इसने मदन पाल को भी पराजित किया था, ठीक है।
मदन पाल को भी इसने पराजित किया था। चौहानों के विरुद्ध भी इसे सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, चाहमान या चौहान, चौहान वंशी शासक को भी इसने पराजित किया था। ठीक है, चौहान वंशी शासक को भी इसने पराजित किया था। जहाँ तक इसके समय के चौहान वंशी शासक की बात है तो ये चौहान वंश का शासक होता है अर्णोराज। तो अर्णोराज को पराजित किया, किंतु बाद में जो है इसने जो है अर्णोराज से संधि कर ली। ठीक है, संधि कर ली और अपनी पुत्री का विवाह जो है अर्णोराज के साथ कर दिया। ठीक है, तो दोनों में एक मैत्री संबंध बन जाता है। तो जानते रहिएगा, जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो अर्णोराज, चौहान वंशी शासक अर्णोराज के साथ इसने जो है अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। और इसने आबू पर्वत, ठीक है, ये जानते रहिएगा, जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर जो है एक मंडप बनवाया था। आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया था और अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का निर्माण कराया था आबू पर्वत पर। ठीक है, आबू पर्वत पर एक मंडप बनाया और अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का निर्माण कराया। देखिए, जहाँ तक आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, ये 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का निर्माण मतलब है कि इसने आबू पर्वत पर एक मंडप बनाया और उस मंडप के पास अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मतलब गज पे आसीन मूर्तियों का निर्माण कराया। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, किसने आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का निर्माण कराया? तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज हो जाएगा। जयसिंह सिद्धराज ने ही इस तरीके का जो है निर्माण कराया था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जयसिंह सिद्धराज के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है कुमारपाल। ठीक है, कौन होता है? तो कुमारपाल इस वंश का अगला शासक होता है। ठीक है, और ये कहा जाता है कुमारपाल भी अपने वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है। ठीक है, कुमारपाल भी अपने वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है और इसका भी संघर्ष चाहमान वंशी शासक अर्णोराज के साथ होता है। ठीक है, चाहमान वंशी शासक अर्णोराज के साथ होता है और इसने चाहमान वंशी शासक अर्णोराज को पराजित कर दिया था। अर्णोराज ने अपनी पुत्री जालड़ देवी का विवाह, अपनी पुत्री जालड़ देवी, नाम लिख दे रहा हूं, जानते रहिएगा। अपनी पुत्री अर्णोराज ने अपनी पुत्री जालड़ देवी का विवाह जो है कुमारपाल के साथ कर दिया था। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि चाहमान वंशी शासक अर्णोराज ने अपनी पुत्री जालड़ देवी का विवाह किसके साथ किया था? तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसने जो है अर्णोराज के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के साथ भी इसका संघर्ष हुआ था और ये कहा जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव चाहमान वंशी ही शासक होता है। अर्णोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव होता है।
विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के साथ भी इसका संघर्ष होता है। और प्रारंभिक संघर्ष में ये कहा जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने इसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, ठीक है, इसकी कुछ क्षेत्रों पे अधिकार कर लेता है, लेकिन बाद में जो है कुमारपाल ने जो है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो जीते गए कुछ क्षेत्र होते हैं जिस पर इसने अधिकार किया था, उन क्षेत्रों को पुनः स्वतंत्र करा लिया और उन क्षेत्रों पर पुनः जो है इसने अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि कुमारपाल भी जो है चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है और इसने भी अपने जीवन काल में जो है इन सारे क्षेत्रों को अक्षुण्ण बना के रखता है। और उसके बाद कुमारपाल के बाद इस वंश का जो आखिरी शासक होता है भीमदूती होता है, भीमदूती, ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक होता है। ये पूछा जा सकता है कि चालुक्य वंश का अंतिम जो शासक होता है वो कौन होता है, तो भीमदूती चालुक्य वंश का अंतिम शासक होता है। और इसी के समय में भीमदूती के समय में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ था और ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है भीमदूती को पराजित कर दिया था, ठीक है। और इस तरीके से जो है गुजरात के चालुक्य वंश की सत्ता का अंत होता है, ठीक है। इस तरीके से गुजरात की चालुक्य वंश की सत्ता का अंत हो जाता है। रही बात जहाँ तक इनके प्रश्न की बात है कि इस वंश के में से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आइए थोड़ा सा प्रश्नों पर भी निगाह डाल लिया जाए, देख लिया जाए कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो जहाँ तक प्रश्नों की बात है, इस वंश से संबंधित जो प्रश्न बनाए जाएंगे वो कैसे बनाए जाएंगे उनके बारे में देख लिया जाता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न, किसी भी राजवंश से संबंधित जो पहला प्रश्न होता है वो यही होता है कि इनके संस्थापक का क्या नाम था। इस वंश का जो चालुक्य वंश का संस्थापक होता है उसका क्या नाम था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूलराज। क्या नाम था, तो मूलराज प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, गुजरात के चालुक्य वंश का, याद रखिएगा। तो गुजरात के चालुक्य वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है मूलराज प्रथम। अगला क्वेश्चन ये कहे कि गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी किस मुस्लिम इतिहासकार के विवरण से होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जान लीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मुस्लिम इतिहासकार हैं इसके समय के। एक इब्न उल अतहर, दूसरा है हसन निजामी, ठीक है। तो इनमें में से हसन निजामी या इब्न उल अतहर में से कोई एक नाम देगा, तो जानते रहिएगा, इनमें से कोई एक नाम दे देगा तो आप बता सकते हो कि कौन था, कोई एक नाम दे देगा। तो इससे संबंधित अगला क्वेश्चन इससे संबंधित अगर पूछेगा तो ये कह सकता है साहित्यिक में साहित्यिक शास्त्र के अंतर्गत पूछ सकता है कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, मेरुतुंग, ठीक है। तो मेरुतुंग ने लिखा था प्रबंध चिंतामणि और उसी की रचना है, मेरुतुंग की ही है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। कीर्ति कौमुदी किसकी है, तो सोमदेव की है, सोमदेव, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, कीर्ति कौमुदी के बारे में पूछ सकता है तो आप बता सकते हो किसकी रचना है कीर्ति कौमुदी, तो सोमदेव की रचना है कीर्ति कौमुदी, ठीक है। तो यहाँ से जो है इन लेखकों से पूछ सकता है। और आबू पर्वत के पास किसने धरणी वराह को पराजित किया था, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है आबू पर्वत के पास किसने धरणी वराह को, धरणी वराह को किसने आबू पर्वत के पास पराजित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूलराज प्रथम। किसने पराजित किया था, तो मूलराज प्रथम होता है जिसने इसे पराजित किया था। और मूलराज प्रथम के बाद ये पूछे कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ, तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है भीमदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है भीमदेव प्रथम।
और किसने आबू पर्वत पर एक प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि आबू पर्वत पर किसने एक दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये हो जाएगा बिमल शाह। बिमल शाह, ठीक है, इसी ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। इससे कई बार ये यूपीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम में भी बराबर पूछे जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जानते रहिएगा। तो और ये भी पूछ सकता है कि बिमल शाह किसका मंत्री सामंत था। ये अगर पूछता है तो ये भीमदेव प्रथम का सामंत था, ठीक है। कर्णेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ण। किसने करवाया था, कर्ण। कर्ण सागर नामक तालाब का निर्माण किसने करवाया, कर्ण सागर नामक तालाब का निर्माण किसने करवाया। अगर ये पूछा जाता है तो देखिए, चाहे कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण पूछे, चाहे कर्ण सागर का निर्माण पूछे, दोनों का निर्माण किसने करवाया, तो दोनों का निर्माण जो है ये होता है चालुक्य वंशी शासक कर्ण, इसी ने जो है दोनों का निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आइए आगे एक दो क्वेश्चन को और देख लिया जाएगा कि अरुणोराज की पुत्री जाल्हड़ देवी का विवाह किसके साथ हुआ था। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अरुणोराज की पुत्री जाल्हड़ देवी का विवाह कुमारपाल के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो कुमारपाल के साथ हुआ था ये। और किसने आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया और अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का निर्माण करवाया था। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज, ठीक है। जयसिंह सिद्धराज ने ही 7 अपने एक आबू पर्वत पर मंडप का निर्माण कराया और अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का निर्माण कराया था। तो इस तरीके से जो है यहाँ से संबंधित ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। आप इसको अच्छे से रीड करिए और आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।